कैंसर है फार्मास्यूटिकल माफिया है उसकी तरफ से फैलाई गई एक चीज है। पेशेंट्स की 70% कैंसर वालों की डेथ ड्यूरिंग ट्रीटमेंट होती है क्योंकि वो वेट लॉस कर जाते हैं। दिल घबरा रहा है जी, कीमोथेरेपी होने आई है, दिल घबरा रहा है, जाए वहाँ से उसको जूस पकड़ के ला 5-6 एप्पल्स का जूस दे के एक तरफ से आप उसका सेल मार रहे हैं, दूसरी तरफ से आप उसको इतनी चीनी दे के उसके सेल को कह रहे हैं भाई आजो आजो और बॉडी में आ जाओ। जैसे ही कैंसर डायग्नोज हुआ फीमेल, हाय मेरे बच्चे का की बनूंगा, हाय मेरा की बनूंगा। तो कैंसर डेथ नहीं है, अम्मी को है, खाला को है, फूफो को था, नानो को था, किसी किस्म का भी कैंसर था तो आप रिस्क पे हैं। तब आपने बार बार अपनी स्क्रीनिंग करानी है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, आपने साल बाद मेमोग्राफी लाजमी करवानी है। अंडर आर्म में बगल में छोटी सी गिल्टी महसूस हुई होगी जिसको आप दाना समझ रहे होंगे, वो वाली गिल्टी या आपके कंधे में मुसलसल दर्द रहना एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग। ये कैंसर होता है, कैंसर हो सकता है। मेजॉरिटी लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो कुछ लम्प्स बनती हैं, वो खत्म हो जाती है। हमारी फीमेल्स को आदत है लंप बना, छोटी सी गिल्टी महसूस हुई, उसको हाथ लगा लगा के देखते रहे। तो जितना ज्यादा हाथ लगाएंगे दबाएंगे इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा आपको इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी आपको दूसरी गिल्टी बनने का चांस है। एक बात की थी फार्मास्यूटिकल माफियाज की कि वो आपने कहा कि शुगर तो है, बगैर दवाई के भी आप ठीक कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी आजकल थ्योरीज आ रही हैं कि जो कैंसर है वो भी फार्मास्यूटिकल माफिया है उसकी तरफ से फैलाई गई एक चीज़ है। जब हम ट्रीटमेंट करवाते हैं वो उसको और ख़राब कर देता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के लिए आपको मेडिसिन्स चाहिए। अच्छा। माशाल्लाह से अब तो पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रिकवरी रेट हो गया है, कैंसर के पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं और वो उन मेडिसिन्स की वजह से हो रहे हैं। जब आपको हो गया, प्रॉब्लम क्या होती है, वो जो तबीयत ख़राब होती है वो कैंसर का ट्रीटमेंट इट्सेल्फ एक बीमारी है, क्योंकि जब वो कीमोथेरेपी लग रही होती है उसमें स्पेसिफिकली आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। आपको पता है जब पेशेंट्स की 70% कैंसर वालों की डेथ ड्यूरिंग ट्रीटमेंट होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि वो वेट लॉस कर जाते हैं। और दूसरा, हमारे कैंसर के पेशेंट्स जब ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं डॉक्टर उनको नहीं बताते कि भी कार्बोहाइड्रेट्स निकाल दें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में प्रोटीन बढ़ा दें, फैट बढ़ा दें। आपको पता है कैंसर के ट्रीटमेंट में डाइट कौन सी है? कीटोजेनिक डाइट। इसको कैंसर और एपिलिप्सी के लिए बनाया था, इस वजह से क्योंकि शुगर अवॉइड करनी है। किसी को भी नहीं पता होगा, कोई कराता भी नहीं होता, और हमारे पाकिस्तान में लोगों ने इसको ट्रेंड बना के वेट लॉस के लिए शुरू कर दिया, और उसमें तो कम कैलोरीज करके। कीटो डाइट तो स्पेसिफिकली मिर्गी के मरीजों के लिए और कैंसर के पेशेंट्स के लिए बनाई गई थी। इसमें हम फैट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, कैंसर सेल भागता है इससे। वैसे इसमें क्या क्या चीजें होती हैं अगर हमने कैंसर को अवॉइड करना है? कीटोजेनिक डाइट में आप चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मलाई इस्तेमाल कर सकते हैं, आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फैटी फिश इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बीफ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मटन इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क की क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जितने भी फैट सोर्सेज है रिच इन प्रोटीन वो इस्तेमाल करते हैं। कैंसर सेल भागता है इससे, दूर भागता है। इस वजह से आपने अपने पेशेंट को जब ट्रीटमेंट पे डाला, साथ उसको वो वाला डाइट प्लान दें। हमारे यहाँ क्या करते हैं बेचारे पेशेंट्स, दिल घबरा रहा है जी, कीमोथेरेपी होने आई है, दिल घबरा रहा है, जाए वहाँ से उसको जूस पकड़ के ला दो। 5-6 एप्पल्स का जूस दे के एक तरफ से आप उसका सेल मार रहे हैं, दूसरी तरफ से आप उसको इतनी चीनी दे के उसके सेल को कह रहे हैं भाई आजो आजो और बॉडी में आ जाओ। तो प्रॉब्लम इज विद द ट्रीटमेंट कि उसको किस तरह से लेके चलना है, यहाँ पे मसला है। मसला ट्रीटमेंट में नहीं है, वहां पे ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन उस ट्रीटमेंट में पेशेंट की 70% मैंने बताया कि डेथ होती है वेट लॉस की वजह से, क्योंकि एक कॉम्प्लिकेशन है कैंसर ट्रीटमेंट की, जीरोस्टोमिया, ड्राई माउथ। बहुत ज्यादा मुंह खुश्क हो जाता है, टेस्ट चले जाते हैं, पेशेंट का कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा होता, पेशेंट खाना पीना छोड़ देता है। और उस टाइम पे क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा सप्रेस हुआ होता है, HB बहुत कम चली जाती है, खून की कमी हो जाती है, बोन्स इफेक्ट हो रही होती है, इन्फ्लेमेशन मार्कर्स कुछ बहुत ज्यादा हाई होते हैं, उनको मैनेज नहीं किया जाता। दैट्स वाई पेशेंट सर्वाइव नहीं करता। अगर हम एक न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, वेलनेस एक्सपर्ट को साथ लेके चले और आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और आप प्रॉपर उसके साथ साथ एक्सरसाइज और अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर रहे हैं, तो आपको ये कैंसर कुछ भी नहीं कहता और ट्रीटमेंट भी नहीं कुछ कहता। मेरे बहुत सारे क्लोज पेशेंट इन माय फैमिली, इवन वो अपनी कीमोथेरेपी लगवाती हूँ, उसके बाद कल भी मैंने फोन किया, आप क्या कर रही हैं? शी सेड मैं बर्तन धो रही हूँ। तो माशाल्लाह शी इज एब्सोल्युटली फाइन। हम उनकी न्यूट्रिशन को लेके चल रहे हैं साथ साथ, और बल्कि वो सारी फैमिली वेट कर रही थी कब इनको वो आएगा, बाल छाल उतरेंगे, और उनको कुछ भी नहीं माशाल्लाह से हुआ। शी इज एब्सोल्युटली फाइन। हेयर लॉस है लेकिन वो वाला नहीं है, बिल्कुल सब खत्म, नो कुछ नहीं है। और माशाल्लाह वो कभी कपड़े धो रही होती है। मैंने उनको बहुत ज्यादा काउंसल किया। हमारे प्रॉब्लम जवेरिया ये है कि जैसे ही कैंसर डायग्नोज हुआ फीमेल,
हाय मेरे बच्चों का की बनूगा, हाय मेरा की बनूगा। तो कैंसर डेथ नहीं है, इसको लेके चलें। इसको आपने जो है जैसे ही हुआ है डायग्नोस करें, इसकी मैनेजमेंट करें। सेकंड ये कि अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पेशेंट मेमोग्राफी नहीं करवाते आके, बहुत दर्द होता, कुछ भी नहीं होता, हल्का सा आपको कंप्रेस करते हैं। सेकंड हमारी बहुत सारी यंग बच्चियों को जब फ्री भी मेमोग्राफी हो रही होती, कहते ना जाके करवा ले, नहीं उनके जो तो शुआवा निकल दिया, वो तो कुछ भी नहीं कि मेमो, अगर आपने मेमो करवाया तो आपका कैंसर बढ़ जाएगा। नहीं, वो एक्सरे से भी कम रेज होती हैं जो मेमोग्राफी में होती हैं। आपको हल्की सी कंप्रेशन होती, किसी दवाई की जरूरत नहीं होती, कोई दवाई नहीं खिलाते, जाना है आपने डायग्नोसिस करके आ जाना है। अच्छा। दूसरा, हमारी बच्चियों को सेल्फ डायग्नोसिस का नहीं सिखाया जाता। आपने सबसे पहले जो आपको रेड फ्लैग्स है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारी बच्चियों के लिए, आपने अपने ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर पे ख्याल रखना है। मंथ में एक दफ़ा बाजू पर करके खड़े हो मिरर में, आप दोनों ब्रेस्ट को कंपेयर करें और स्ट्रक्चर देखें कि स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग है आपकी ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है। सेकेंड रेड फ्लैग है निपल इन्वर्जन हो रही होती है। समटाइम हमारी जो लैक्टेशन वाली फीमेल्स होती हैं उनको पता चल रहा होता है कि निपल इन्वर्जन है, दोनों का स्ट्रक्चर चेंज है। जो अनमैरिड जो छोटी बच्चियां उनको नहीं पता होता, उनको ये बात सिखाएं कि निपल इन्वर्जन जो है, इसकी पिक्चर्स देखें बेटा कि ये क्या है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपका निपल इन्वर्ट कर रहा है तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। थर्ड, बहुत सारे लोग जो है उसको एलर्जी समझ रहे होते हैं। ब्रेस्ट पे थोड़ा सा रेड या ऑरेंजिश कलर बनना शुरू हो जाता है। अच्छा। सिर्फ जैसे आपको हल्की सी खारिश के बाद एलर्जी ऑरेंज सा कलर हुआ है, बिल्कुल वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग, एक सिम्टम है जिसमें आपको पता चल रहा होता है कि कैंसर होना शुरू हो गया है। और उससे ज्यादा आपकी ब्रेस्ट में कुछ नहीं है, क्योंकि कैंसर पेनलेस है ना, पता ही नहीं चलता। आपकी ब्रेस्ट के अंदर, ब्रेस्ट की बजाय आपकी अंडर आर्म में बगल में छोटी सी गिल्टी महसूस हुई होगी, जिसको आप दाना समझ रहे होंगे। वो वाली गिल्टी या आपके कंधे में मुसलसल दर्द रहना एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। ये कैंसर होता है, कैंसर हो सकता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अर्ली डिटेक्शन है ये कैंसर की, कि बगल में कोई भी गिल्टी बनी है या किसी किस्म का भी दाना है, फ़ौरन जाएं, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन इकट्ठी हो के वो यहाँ पे बिल्कुल ये बिल्कुल जो है वो कहते हैं नियर साइटेड है, आपको बिल्कुल जो है वो पास आपको एक निशानी दे रहा है। तो इसको, इन रेड फ्लैग्स को जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, जाके इसको अर्ली डिटेक्ट करवाएं। और मैरिड फीमेल्स में मोस्टली निपल डिस्चार्ज होता है। समटाइम मैरिड फीमेल्स हैं, लैक्टेट करवाया होता है, दे थिंक कि शायद साइकिल की वजह से कुछ इस तरह हो सकता है। कभी भी निपल में डिस्चार्ज जो है वो नॉर्मल नहीं है, इसकी भी डिटेक्शन करवानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये सारी चीजें इनका ख्याल रखना जरूरी है। आपने बात की कि लंप बन जाती है अंडर आर्म में, जी, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो कुछ लम्प्स बनती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। वो ब्रेस्ट में भी लम्प्स बनते हैं, वो फैटी लम्प्स होते हैं। ये हमेशा लम्प्स रेड फ्लैग्स नहीं होते। बहुत सारी फीमेल्स को, हमारे 30-40% फीमेल्स आती हैं जिनको लम्प बन रहे होते हैं, वो बहुत परेशान हो रही होती हैं। अगर आप डाइट में बहुत ज़्यादा शुगर या फैट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और आपको हार्मोन डिस्टर्बेंस है ना, इस वजह से भी आपको फैटी लम्प्स बन सकते हैं। तो आप इनका डायग्नोसिस लाजमी करवाएं और इनको छेड़े ना। हमारी फीमेल्स को आदत है लम्प बना, छोटी सी गिल्टी महसूस हुई, उसको हाथ लगा के देखते रहे। तो जितना ज़्यादा हाथ लगाएंगे, दबाएंगे, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा आपको इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, आपको दूसरी गिल्टी बनने का चांस है। आपको अगर हो गया, जाएं डायग्नोज जरूर करवाएं। अगर आपको पता चल गया 1 से 1.5 महीना, उसको हाथ मत लगाएं, लाइफस्टाइल चेंज करें, नेचुरल लाइफस्टाइल पे आ जाएं, डाइट अपनी नेचुरल करें, एक्सरसाइज करें, वो 1 से 1.5 महीने में खत्म हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि हर लंप जो है वो आपको ब्रेस्ट कैंसर ही हो। केस कोई भी लंप आपको लगता भी है कि तो उसको डायग्नोज करवाना है। डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला स्टेप आपने अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी करवानी है। इस पे आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, और परेशान नहीं होना। सबसे बड़ी चीज ये 100% इसका ट्रीटमेंट मौजूद है, और ब्रेस्ट कैंसर से डेथ होने के चांसेस बहुत कम। और जो मेमो है, अगर फॉर इंस्टेंस लोगों को लम्प्स बन रहे हैं और फिर वो रेगुलर भी मेमो करवा सकते हैं, ये हार्मफुल है? बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। आपको एक्सरे से भी कम रेडिएशंस मिल रही हैं। कितना थोड़े से मिनट का प्रोसेस है। मेरा ख्याल है कि एवरी 6 मंथ आपको जो है जाना चाहिए। अगर आपकी एज 35 से 45 के दरमियान है। 30 के बाद 30-45 इस एज में सबसे ज्यादा आ रहा है हार्मोन एक्सपोजर की वजह से, क्योंकि आजकल आपको पता है, एक तो मॉडर्न लाइफस्टाइल, शादियां लेट हो रही हैं, सेकंड प्रेगनेंसीज लेट हो रही हैं, फोर्थ लैक्टेशन नहीं है। आपको पता है दूध पिलाने से माएँ वो जो बच्चों को लैक्टेट कराती हैं, वैसे ही कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। बहुत ज्यादा, ये मिथ नहीं है, ये फैक्ट है। इसमें बहुत ज्यादा चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा एक हार्मोन का अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि अल्लाह ताला ने औरत को उस चीज से निकाल दिया। वो स्पेसिफिक जो हार्मोन बनते हैं आपका प्रोलैक्टिन हाई होता है,
आपका एस्ट्रोजन जो है उस टाइम पे दब जाता है, वो पूरा का पूरा एक प्रोसेस ऐसा है जो आपको खुद ब खुद उससे बहुत हद तक आपके कैंसर के चांसेस कम कर देता है। तो मदर फीड को प्रमोट करना चाहिए। हमारा इस्लाम है ही सारी की सारी सेहत है, अगर आप इसको करना लग जाएं तो ये सारी की सारी सेहत है। अल्लाह ताला ने कहा ही औरत को इसलिए कि ये बहुत सारी बीमारियों से बच जाए। तो इस वजह से 30 से 45 की एज में आप ट्वाइस इन अ ईयर, और आप अगर आपकी अनमैरिड है या आपकी छोटी एज है तो मैं कहती हूँ कि साल बाद आप मेमोग्राफी की तरफ लाजमी जाएं। इफ़ यू फील एनी चेंजेस इन योर ब्रेस्ट, आपको लगा था गिल्टी बनी थी या कोई भी चेंजेस थी, अगर आप और अगर आपकी फैमिली में है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, अम्मी को है, खाला को है, फूफो को था, नानों को था, किसी किस्म का भी कैंसर था, तो आप रिस्क पे हैं। तब आपने बार बार अपनी स्क्रीनिंग करानी है, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, आपने साल बाद मेमोग्राफी लाजमी करवानी है, आपने गाहे बगाहे जो है इसको चेक करते रहना है, और अपनी हार्मोन प्रोफाइल आपने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से देखनी है।